लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स प्लैनेट में। और आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशनल रिसर्च के टॉप 25 MCQ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन होंगे ऑपरेशनल रिसर्च के, और बाकी के 20 क्वेश्चन हम लीनियर प्रोग्रामिंग से लेने वाले हैं। तो ये वीडियो RPSC ABST कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी जो अभी आई हुई है, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा जिनके स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो इंट्रोडक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिसर्च का। ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल in which values of all variable and all possible outcome are known with this certainty are called। तो इस मॉडल को आप क्या कहेंगे जहाँ आपकी आउटकम की क्या है, पॉसिबल सर्टनिटी है, और इसके अलावा सारे वेरिएबल्स इंक्लूड किए जाएंगे। इसे फिजिकल, सिंबॉलिक या फिर डिटरमिनिस्टिक या फिर प्रोबेबिलिस्टिक कहेंगे। तो यहाँ आप जब सर्टेनिटी है आपके पास, तो आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं। इसी वजह से आप क्या, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिटरमिनिस्टिक, यानी ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल इन विच सम और ऑल वेरिएबल आर रैंडम। अगर किसी मॉडल में सारे वेरिएबल क्या है, रैंडमली चूज किए जा रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। नेचर आर कॉल्ड, तो उस मॉडल की जो नेचर है उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल, सिंबॉलिक, डिटरमिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। तो मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था कि प्रोबेबिलिस्टिक, जहाँ हर एक वेरिएबल को सेलेक्ट करने का इक्वल चांस है, तो इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, या फिर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर। इसे मेजर किया जाता है मीन, मोड, मीडियन को सेंट्रल टेंडेंसी में, डिस्पर्शन में, प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ आपने अगर थोड़ा भी स्टैट्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मीन, मॉड और मीडियन को हम सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर टेक्निक अप्लाइड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो कौन सी टेक्निक आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए CPM एंड PERT, असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, डिसीजन थ्योरी एंड इन्वेंट्री मॉडल्स, एंड ऑप्शन आपका जो है वो ये 3 ऑप्शन यहाँ गिवन हैं। तो अब आपने देखा होगा जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं ऑपरेशनल रिसर्च में, तो बहुत पॉपुलर होती है PERT और CPM, यानी CPM और PERT आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक आर इन नेचर। तो जो ऑपरेशनल रिसर्च की टेक्निक होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं? क्वालिटेटिव, जजमेंटल, और ऑप्शन अगला है थर्ड अप्रॉक्सीमेट और क्वांटिटेटिव। तो जब हम टेक्निक की बात कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव नहीं हो सकती, आप डेटा के बेस्ड कुछ जो है टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ जजमेंटल होना भी क्वालिटेटिव, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव यूज़, जो अप्रोच है वो आप यूज़ करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर। तो ये 5 क्वेश्चन आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। और अब हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है डैश आर द एंटिटीज whose values are to be determined from the solution of LPP। तो LPP क्या होता है? आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि वो प्रॉब्लम जिनको आपको इस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, स्टैटिक्स की लीनियर प्रोग्राम की टेक्निक को यूज़ करते हुए आपको ऑप्टिमम अप्रोप्रिएट सोल्यूशन को फाइंड करना है, जो कि एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को आपको लेना है। यानी आप कोई ऐसा सोल्यूशन ना फाइंड करें जो आर्टिफिशियल हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो ये बात करता है आपका LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। पहला जो ऑप्शन है कि कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि वैल्यूज़ आर टू बी डिटरमाइंड फॉर द सोल्यूशन ऑफ LP। आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करते हैं, डिसीजन वेरिएबल लेते हैं, कंस्ट्रेंट लेते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हाँ, यहाँ हम डिसीजन के लिए कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके बेसिस पे आपका डिसीजन जो होता है वो अफेक्ट करता है। वही वेरिएबल आपके डिसीजन को डिटरमाइन करते हैं कि आपने जो डिसीजन लेना है वो किस बेसिस पे लेना है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है डैश स्पेसिफिक दैट ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ ए सॉल्विंग द LLP। क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम का? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, डिसीजन वेरिएबल होता है, कंस्ट्रेंट होता है, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो यहाँ आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपका यहाँ
सब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्पेसिफिक द ऑब्जेक्टिव और गोल, यानी आपके गोल जो हैं ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए सॉल्व करने के लिए LPP को। सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर्स में, सिंबल्स में, या डिसीजन वेरिएबल्स में। तो ये बात मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताई कि यहाँ हम वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है डैश आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द LPP। तो यानी कौन सी रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन है, कौन इम्पोज करता है ये रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन, वेरिएबल, कॉस्ट, प्रॉफिट और कंस्ट्रेंट। तो ये जो लिमिटेशन है वो कंस्ट्रेंट होते हैं, वो क्रिएट करते हैं रेस्ट्रिक्शन आपकी LPP के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट विच स्पेसिफिकली मैक्सिमाइज कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज डैश और इक्वल टू कंस्ट्रेंट। यानी कि एक टाइप का कंस्ट्रेंट होता है जो कि स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी रिसोर्स की आप यूज़ कर पाएँ, वो इक्वल होनी चाहिए, इज़ डैश और इक्वल टू, यानी वो या तो लेस देन होती है या इक्वल होती है। क्योंकि जो कोई चीज़ अगर ऑलरेडी आप किसी रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं तो अब आप उस चीज़ को मैक्सिमाइज और नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कैपेसिटी से कम पे यूज़ कर रहे हैं यानी लेस देन है या उसकी इक्वल है, तभी हम उसके मैक्सिमाइजेशन, उसके ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। सिक्स क्वेश्चन है हमारा इन लीनियर प्रोग्रामिंग represents mathematical equation of a limitation imposed by the problem। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या रिप्रेजेंट करेगा मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो लिमिटेशन कौन सी इम्पोज करने वाला है किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल, रिड्यूएंसी और लास्ट ऑप्शन है आपका कंस्ट्रेंट। तो पहले भी हमने बात की कि लिमिटेशन वगैरह जो इम्पोज करने का काम होता है वो आपके कंस्ट्रेंट का होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। अगला क्वेश्चन 7 है द रीजन ऑफ फीजिबल सोल्यूशन, वो रीज़न आपको फाइंड करना है जहाँ फीजिबल सोल्यूशन आपको मिल सके इन LPP ग्राफिकल मेथड को आप क्या कहते हैं, इनफीजिबल रीजन, अनबाउंडेड रीजन, इनफाइनाइट रीजन या फीजिबल रीजन। तो यहाँ हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं और फीजिबल रीजन का मतलब वो पॉसिबल रीजन जिसमें आपको सोल्यूशन मिल जाना है उसे हम इनफीजिबल रीजन कहते हैं। ये अनबाउंडेड नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा और फीजिबल नहीं होगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं फिजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो इनफिजिबल रीजन में ही आप उस ग्राफिकल मेथड को लोकेट करने वाले हैं। एट्थ क्वेश्चन है आपका व्हेन इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड सोल्यूशन इन LPP इज कॉल्ड ए केस। अगर हम पॉसिबल फाइंड नहीं कर, जो सोल्यूशन है वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं LPP में, तो इसे हम क्या कहेंगे, अननोन सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, इनफीजिबल सोल्यूशन या इम्प्रॉपर सोल्यूशन। जब हम सोल्यूशन फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, फिजिबिलिटी नहीं है, तो इनफीजिबल सोल्यूशन हो जाना है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हेन द फीजिबल रीजन इज सच दैट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी एक्सटेंड टू द इनफाइनिटी इज कॉल्ड अ केस ऑफ। अगर किसी भी फीजिबल रीजन की वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक, तो ऐसे में इसे क्या कहेंगे, इनफीजिबल सोल्यूशन, अल्टरनेट ऑप्टिमल, ऑप्शन सी अनबाउंडेड सोल्यूशन और यूनिक कंस्ट्रेंट। तो जब आप ये अनबाउंडेड सोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आप उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक्सटेंड कर पाएंगे इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th व्हेन कंस्ट्रेंट आर मैक्स, जो मैक्सिमम ऑफ मिक्स कर देता है लेस देन और ग्रेटर देन। अगर हमने कंस्ट्रेंट में मिक्स कर दिया है लेस देन और ग्रेटर देन को, इट इज़ अ प्रॉब्लम हैविंग, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मल्टीपल कॉन्स्टेंट, इनफाइनाइट कॉन्स्टेंट, इनफिजिबल कॉन्स्टेंट और मिक्स्ड कॉन्स्टेंट। तो पहले ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज देख के ही आप फाइंड कर पाते हैं कि मिक्स्ड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने मिक्स किया है लेस देन को और ग्रेटर देन को, तो ये आपका मीन्स जो है कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम का नेचर जो होगा वो मिक्स्ड कंस्ट्रेंट हो जाना है। 11th क्वेश्चन है इन केस ऑफ एन डैश कंस्ट्रेंट द फिजिबल रीजन इज स्ट्रेट लाइन। किस केस में फिजिबल रीजन आपका स्ट्रेट लाइन होता है, तो जब इक्वल टू का केस होगा तब आपका फिजिबल रीजन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है इन लीनियर प्रोग्रामिंग अनबाउंडेड सोल्यूशन मीन, अनबाउंडेड सोल्यूशन का मीन है इनफिजिबल सोल्यूशन या फिर डीजेनरेटेड सोल्यूशन, ऑप्शन सी इनफाइनाइट सोल्यूशन, ऑप्शन डी यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ
जो आंसर है वो हमारा होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, अनबाउंडेड सोल्यूशन, यानी कि आप बाउंड नहीं है, तो जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग में यहाँ जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन। 13 नंबर क्वेश्चन है, द इनकम वेरिएबल कॉलम इन द सिंप्लेक्स एल्गोरिथम इज कॉल्ड। तो जो इनकमिंग वेरिएबल यानी आने वाला वेरिएबल है कॉलम में, उसे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में क्या कहते हैं? उसे की कॉलम कहते हैं, इनकमिंग कॉलम कहते हैं, वेरिएबल कॉलम कहते हैं, या इम्पॉर्टेंट कॉलम कहते हैं। तो ये बात कर रहा है इनकमिंग जो आपकी वेरिएबल है उसकी, तो यहाँ हो जाएगा इनकमिंग कॉलम, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, इनकमिंग वेरिएबल, और वो वेरिएबल भी कहाँ आ रहा है, कॉलम के अंदर आने वाला है। इस कॉलम में आने की वजह से सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में इसे, तो यहाँ आप बहुत बार क्या होता है, इजीली वर्ड्स के थ्रू, जो क्वेश्चंस के लैंग्वेज है उसी के थ्रू ऑप्शन पे जाते हैं, तो अगर करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके आंसर के। अगला है द आउट गोइंग वेरिएबल, रो में आ रहा है। यहाँ भी आपको देखो सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर रो में आ रहा है तो यहाँ बेसिक रो और की रो, इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, आउट गोइंग रो भी है, इंटरचेंजिंग रो भी है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा नॉलेज लगाने की ज़रूरत है। ये बोल रहा है द आउट गोइंग वेरिएबल रो इन द सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। तो आउट गोइंग, जो यहाँ आउट गोइंग रो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आंसर आपका डिफरेंट है, जिसे हम बोलेंगे की रो। तो इस एल्गोरिथम, जो सिंपल एल्गोरिथम है, उसे हम बोलते हैं की रो। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए की कॉलम एंड की रो। तो यहाँ की कॉलम और जो की रो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, की रो की इंटरसेक्शन वैल्यूज़ बोला है। एक मिनट, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, वो भी किसकी, की रो की और की कॉलम की। इसे आप क्या कहेंगे, वाइटल एलिमेंट, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, या इसे आप की एलिमेंट कहेंगे या बेसिक एलिमेंट। तो दोनों की जो की रो और की कॉलम के मिला के एलिमेंट जो बने वाला है वो आपका हो जाएगा की एलिमेंट। 16 नंबर क्वेश्चन है, द वेरिएबल एडेड टू LHS of less than or equal to constant to convert it into equality is called। अगर आप लेस देन और इक्वल टू को कंस्टेंट को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू इक्वलिटी, तो ये होगा सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल और एडिशनल वेरिएबल। तो ये हो जाएगा आपका स्लैक वेरिएबल। क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपको तभी मिलेगी अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे, आपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ रखी होगी। तो मैं यही मान रही हूँ कि आप क्वेश्चंस पे तभी आए हैं अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज है। 17 क्वेश्चन है, अ रिसोर्सेज विच इज़ कम्प्लीटली यूटिलाइज इज कॉल्ड इन सिंप्लेक्स। तो वो रिसोर्सेज जो आप कम्प्लीटली यूटिलाइज करने वाले हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, रिसोर्सेज विच इज़ कम्प्लीटली यूटिलाइज, यानी आपने 100% यूज़ कर दिया है। तो अब क्या है वो रिसोर्सेज, नल रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, जीरो रिसोर्सेज है, अबेंडेड है। अबेंडेड तो मतलब फुल कैपेसिटी, तो ये तो हो नहीं सकता, आपने सारा यूज़ कर दिया है। जीरो कैपेसिटी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम ख़त्म हो चुका है, ये अब हो गई स्कैरसिटी, यानी कि कमी आ गई है, रिसोर्सेज न के बराबर है, तो ये होगा स्कैरसिटी रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रिसोर्सेज विच इज़ पार्शियली यूटिलाइज। अभी हमने पार्शियल यूज़ किया है तो इसे क्या कहेंगे, सरप्लस रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज या अबेंडेड रिसोर्सेज। तो ये हो जाएगा अबेंडेड रिसोर्सेज, क्योंकि अभी वो रिसोर्सेज आपके पास क्या है, अवेलेबल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपने पार्शियली यूज़ किया है। 19 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज इन सिंपल। तो सिंप्लेक्स में उसे आप क्या कहने वाले हैं अगर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ हो जाएगा यूनिट प्राइस, एक्स्ट्रा प्राइस, रिटेल प्राइस या फिर शेडो प्राइस। तो जब किसी एक्स्ट्रा यूनिट की हम बात कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू और जो रिसोर्सेज हैं, इसे सिंप्लेक्स में आप कहने वाले हैं शेडो प्राइस। ठीक है, 20th लास्ट क्वेश्चन है, इन सिंप्लेक्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो हमारा सिंप्लेक्स है उसमें हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम की बात करें, ऑप्टिमल व्हेन ऑल डेल्टा। तो यहाँ जब आपके सारे डेल्टा, और ये जो है थोड़ा सा लिख, क्योंकि टाइप में आ नहीं पाता, ये जे आपके डेल्टा वाला जे है, और इधर जो सी दे रखा है वो इस तरह कैपिटल सी, और ये है जी जे, और जेड के नीचे भी इस तरह का जे बनेगा, तो ये माइनस जेड जे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रीड कीजिएगा। तो कब डेल्टा ऑप्टिमल होगा, जब इधर ज़ीरो और पॉजिटिव होगा, इधर ज़ीरो और नेगेटिव होगा, ओनली पॉजिटिव हो और ओनली नेगेटिव हो। तो
तो यहाँ आपका ऑप्टिमल डेल्टा कब होगा, जब 0 और नेगेटिव के पास आएगा। तो यहाँ आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए। आई होप सो इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।